हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डेवऑप्स सीरीज़। एंड गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाली है हमारी न्यू सीरीज़ जो कि है गिट एंड गिटहब पर। सो गिट एंड गिटहब के बारे में हम जो भी है जितना भी है अलग अलग यूज केस के हिसाब से हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर लीजिए, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। एंड गाइस, हम आज देखने वाले हैं गिटहब में कि गिटहब क्या होता है, SCM टूल्स क्या होते हैं एंड उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम आज देखेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, आज हम मेनली देखने वाले हैं व्हाट इज SCM, वाई डू वी नीड SCM टूल्स एंड सम SCM रिलेटेड टर्म्स जैसे VCS क्या होता है, CVCS क्या होता है, DVCS क्या होता है, डिफ टूल क्या होता है, मर्ज टूल क्या होता है। इन सब के बारे में हम मेनली आज देखेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एंड मैं चलता हूँ पेंट पे। एंड आप पेंट में हम सबसे पहले देखते हैं कि SCM क्या होता है, SCM की फुल फॉर्म क्या है। सो SCM इज स्टैंड्स फॉर सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है, अब सोर्स कोड मैनेजमेंट लेट मी राइट 1 मिनट। SCM इज इक्वल टू सोर्स कोड मैनेजमेंट। सो अब हम पहले सोर्स कोड के बारे में, पहले तो आपको पता होगा सोर्स कोड क्या होता है। जैसे भी आप कोई भी आपने मानो कि आपको आपके बॉस ने या फिर आपके कैसे भी आपको एक प्रोजेक्ट मिला और उसमें आपको कोड लिखना है, तो कोड आप कैसे लिखते हो। मान लो सबसे पहले एक फ़ाइल बनाई, दूसरी फाइल बनाई। मान लो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, ये काउंट करने वाला प्रोग्राम हो गया, ये SMS भेजने वाला, ये मेल भेजने वाला, ऐसा अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। तो ये प्रोग्राम टोटली बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनको मिला के आप एक मॉड्यूल बनाते हो। फिर वो मॉड्यूल्स, अब एक मान लो ये आपने एक मॉड्यूल बना दिया, ये मैं इसको सर्कुलर बना देता हूँ। सो ऐसे ही खूब सारे मॉड्यूल होते हैं, ये एक मॉड्यूल, ये दूसरा मॉड्यूल, जो अलग छोटी छोटी फाइल से बने होंगे। फिर वो सारे मॉड्यूल्स एक साथ कंबाइन होके आपका एक पैकेज बनाता है। एंड वो ऐसे ही खूब सारे एक पैकेजेस होते हैं, जैसे एक पैकेज ये हो गया एंड ये दूसरा पैकेज हो गया, ये तीसरा पैकेज हो गया। ऐसे ही खूब सारे पैकेजेस मिलके आपका एक सॉफ्टवेयर बनाता है। सो मान लीजिए आपका कोई भी एक सॉफ्टवेयर था जो कि मैं इसको स्टार से बना देता हूँ। सो ये स्टार नाम का एक था। तो आप क्या करते हो उसमें, ये बहुत सारे पैकेज, मॉड्यूल्स एंड इसका वो और फाइल्स, इन सब से मिलके बनता है। तो आप सोचो कि इतना बड़ा मैनेजमेंट है, ये इतना बड़ा कोड है, इनको मैनेज करने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ऐसे टूल्स या ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपको इस कोड को मैनेजमेंट, आपका खुद जो आपने कोड बनाया है उसको मैनेज करने में आपको हेल्प करते हैं, वो सब SCM के अंडर आते हैं। सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल्स होते हैं वो। और अब आपको मतलब मेनली आपको पता तो चल गया कि क्या होता है ये, कि SCM क्या होता है, बट हमको इसकी नीड क्या है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है हम देखने वाले हैं, व्हाई डू वी नीड अ SCM टूल। तो पहली रिक्वायरमेंट तो आपको अभी समझ में आ गई होगी कि जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 फाइल, मतलब कितनी फाइल्स का मैनेजमेंट हो रहा है। अब इतनी फाइल्स को आप एक साथ मैनेज तो कर नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने मान लीजिए, मैं अभी आपको यहाँ पे मान लो आपने एक फ़ाइल बनाई। अब उस फाइल को बनाने के बाद में आपने उसमें कुछ भी लिखा, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। आपने ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर मान लीजिए पहले आपने फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर सेकेंड लाइन ऑफ कोड लिखा, फिर थर्ड लाइन ऑफ कोड लिखा। ऐसे आपने पूरे कोड लिख दिया। जैसे अभी तो मैं नंबर लिख रहा हूँ, बट मान लो आपने कोड लिखा। फिर थोड़े दिनों बाद में आपने क्या किया कि चलो आगे का भी कोड अपडेट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अभी आपने ये मान लो आपने फर्स्ट डे किया था, फिर सेकेंड डे आपने इसको ही अपडेट करके मान लो आपने कुछ रिमूव कर दिया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, ये वाला कोड था, इसको आपने लेट मी डू कि आपने इसमें से थोड़ा सा कोड रिमूव कर दिया।
एंड उसके बाद में आपने उसकी जगह कोई दूसरा कोड लिख दिया। ये मैंने इसके बाद में यहाँ पे ये कोड लिख दिया, ठीक है। अब ये कोड चल रहा है, इसके बाद में मैंने इस कोड को भी थोड़ा सा अपडेट कर दिया, ये लो अलग अलग। तो आप देख पा रहे हो कि मैं कभी हटा रहा हूँ, कभी वापस ला रहा हूँ इस पे कोड में। तो सेम ऐसा ही होता है, आप किसी भी कोड पे करते हो तो आपको पता चला ये बग था तो आपने उसको हटा दिया, फिर वापस से कोई दूसरा कोड लिख दिया, थोड़ी देर बाद में उस कोड को हटा के तीसरा कोड अपडेट किया। अब मान लो आपको लगा आपने जो भी 2 चेंजेस किए थे, अब आपको पता चला कि आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट से वो मैच नहीं कर रहे, आपका पुराना वाला कोड ही सही था। अब मान लो आपने फाइल भी सेव कर ली, अब बताओ आप इसको बैक कैसे करोगे? आपका ये कोड तो लिख चुका है, अब आप इसको बैक नहीं कर सकते। अब मान लो कि वो आपने 7 डेज़ या 10 डेज़ पहले किया था वो, तो इतने समय तक तो आपको याद भी नहीं रहता कि यार मैंने 10 दिन पहले क्या कोड लिखा था। इवन अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि 2 दिन पहले आपने जो कोड लिखा है वो क्या लिखा था। मतलब आपको उस समय क्या होता है कि बग्स को आपने सोल्व कर दिया, ठीक है, वापस वही चीज़ आपको रिकॉल करने में टाइम लगता है एंड वापस वैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब वो कोड लिख दिया, अब मेरे को भी एग्जैक्ट अभी भी नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है। जैसे अब यहाँ पे तो आप Ctrl+Z करके ये लो चलो आ गया, बट वहाँ पे आप Ctrl+Z नहीं कर सकते ना, क्योंकि 7 दिन पुराना कोड है, वो Ctrl+Z होने वाला नहीं है इतना पीछे, मतलब अंडू हो नहीं सकता इतना। और वैसे भी आपने इसको सेव करके मान लो क्लोज भी कर दिया होगा फाइल। जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक नोटपैड खोलता हूँ एंड मैं नोटपैड को इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हाय ये अब मैंने इसको सेव कर दिया, चलो ये सेव हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये मान लो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया एज अ डेमो फाइल। सो डेमो फाइल की तरह मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं थोड़े दिन बाद में ये फाइल ये होगी यहाँ पे, ये डेमो फाइल ये रही मेरी, ठीक है। अब इस डेमो फाइल में आप मान लो मैंने इसको वापस से ओपन किया। अब मेरे को लगा चलो यार ये लाइन में अपडेट कर देता हूँ। मैंने इसको अपडेट किया, सेव किया, क्लोज कर दिया। फिर वापस से मैंने ये मान लो 3rd डे आ गया। 3rd डे में मैंने इसमें कोड लिखा, कुछ कोड ये मैंने इसको अपडेट किया एंड मैंने ये मान लो ये 3 लाइनें डिलीट कर दी, ठीक है। एंड इसकी जगह मैंने इसको अपडेट करके वापस सेव कर दिया। ये तीसरे दिन, ऐसे 4th डे मैंने वापस इसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया एंड सेव कर दिया एंड क्लोज कर दिया। अब ऐसे करते करते मेरे को 1 मंथ हो गया। अब मेरे को पता लगा कि मैंने तो 3rd डे जो चेंज किया था वो क्या था। अब मेरे को ये पता करना है कि 3rd डे मैंने क्या चेंज किया था। अब आप बताओ, ये कोड है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को भी याद नहीं है कि मैंने इसमें क्या लिखा होगा, क्या था। मेरे को ये भी पता है मैंने बीच में कहीं पे कोड लिखा था CODE, चलो वो इधर नीचे था, वो ऊपर गया, बट अब मैंने क्या चेंजेस किए वो अब मैं वापस रिकॉल नहीं कर पा रहा। सेम ऐसा ही होता है अगर आप कोई बड़ा कोड लिख रहे हो और वो भी इतने बड़े लेवल पे, मतलब जैसे मैंने आपको शो किया था कि इतनी बड़ी फाइल्स हो गई, ये सब कुछ हो गया, तो आप इतने पे लिख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोड को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है डे वाइज, ठीक है। एंड ये तो एक आपको यूज केस में आएगा कि फाइल्स को मैनेज करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इसके लिए SCM टूल्स की हेल्प ले सकते हो। सेकंड, आप मान लो कि आप ही डेवलपर नहीं हो, अब एक फ़ाइल थी, इस फाइल को अपडेट करने की बात मान लो, अब इसको अपडेट करने वाले सिर्फ आप होते तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत याद भी रहे, बट मान लो कि इस फाइल को का कोड लिखने वाले 3 डेवलपर हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि पहले डेवलपर ने इसमें कुछ भी लिखा होता है, ये मान लो पहले डेवलपर ने ये काम किया, फिर पहले डेवलपर ने इसमें ये काम किया, सेकंड डेवलपर ने थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ काम कर दिया अपने लोकल पे, और थर्ड वाले ने मान लो कि इसके ऊपर एक और काम कर दिया, ठीक है। ये पहले दिन इन्होंने इतना काम किया, अगले दिन मान लो किसी ने ये ऐड किया, किसी ने इसमें कुछ भी ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, किसी ने ये ऐड कर दिया। अब फोर्थ वाले ने तो मान लो ये फर्स्ट वाले ने ये स्टार ऐड किया, ये डायमंड ऐड किया था, सेकंड वाले ने ये, थर्ड वाले ने ये। फर्स्ट वाले को लगा यार इसने जो थर्ड वाले ने ऐड किया वो वाला कोड मेरे वाले कोड में मतलब बग पैदा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बग ला रहा है, तो उसने क्या किया, इसको रिमूव करके मान लो ये थर्ड वाले का कोड हटा के अपना कोड यहाँ पे लिख दिया।
तो ऐसा ओबियसली हो सकता है क्योंकि नीड के हिसाब से हो सकता है। अब बाद में पता चला इसके ऊपर और भी कुछ काम कर दिया, इसके ऊपर ये कर दिया ऐसे आप समझ रहे हो कि बहुत सारा कोड लिख चुका अब ये। अब आपको अनडू करना है और सेव है ये फाइल। अब इसको अनडू करना पहली बात तो नहीं है, या तो आपको इसको डिलीट करके एक नया कोड लिखना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। तो पहले ये तो आपकी गलती होती। अब मान लो ये अब इसमें क्या हुआ कि थर्ड वाले ने कोड सही लिखा था और फर्स्ट वाले की गलती के कारण ये सारा कोड बिगड़ा है। तो अब काम तो ओबियसली पूरी टीम का ही बढ़ गया, पूरी टीम को ही वो काम करना पड़ेगा क्योंकि कोड तो सारा मैस हो चुका है। अब आपको नया कोड लिखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कोड हटाओ, फिर आप नया कोड वापस लिखो। मेरे को पता था कि यार इसमें जो मैंने पुराने ये वाला सिंबल लगाया था यही सही था, जो डेवलपर नंबर थर्ड ने ऐड किया था वही सही था। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि टीम वाइज फाइल मैनेज करना और ख़ुद की फ़ाइल मैनेज करना, खुद अपने लेवल पे भी फाइल मैनेज करना है, इसको भी लेवल करना। तो ये कंपलसरी हो रहा है कंपनीज़ के लिए, क्योंकि उसके बिना उनमें काम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना चेंजेस होते हैं, मिनट्स में भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं। मान लो किसी ने कोई प्रोग्राम लिखा, किसी ने क्या लिखा, कोई लिखा, और एक साथ 20 की टीम है तो 20 फाइल्स हर समय बन रही है और 20 फाइल्स में पता नहीं क्या क्या चीज़ ऐड हो रही होगी, क्या क्या रिमूव हो रही होगी, कोई आज क्या ऐड कर रहा है, कोई दूसरा कोड ऐड कर रहा है। तो ये सब मतलब अगर ऐसा कोई टूल नहीं होगा, SCM जैसा टूल नहीं होगा, सोर्स कोड मैनेज करने वाले अगर अपने पास टूल्स नहीं होंगे तो आपका कोड एफिशिएंटली बनाना बहुत मुश्किल होता है उस लेवल पे। तो इसलिए हमको क्या है, SCM टूल्स की नीड है। SCM टूल्स के बिना हम मेनली आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकते, इसलिए SCM टूल्स की है। और आज जैसे आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जाते हो, जैसे हम डेवऑप्स में अब सोर्स कोड मैनेजमेंट सीख रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए कि कोड को कैसे मैनेज करना है। क्यों आप डेवलपर हो, क्यों अभी मैं जैसे डेवऑप्स में डेव में काम कर रहा हूँ, अभी ऑपरेशन आगे बताऊँगा क्या है, बट अभी हम डेवलपर वाली सीरीज़ में या फिर डेवलपर वाला काम कर रहे हैं। तो डेवलपर में आपको सोर्स कोड के साथ तो मतलब डील करना ही पड़ेगा। तो सोर्स कोड को आप डे वाइज या वर्जन वाइज या कैसे इसको मैनेज करते हो, वो आपकी हेडेक आनी ही है। तो उसके लिए आपको SCM टूल तो 100% सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना SCM टूल मतलब फाइल्स को मैनेज नहीं करना आना, अपने कोड को मैनेज नहीं करना आना, ये मतलब आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि बिना कोड मैनेज करे आप डेवलपर बन ही नहीं सकते। अभी तो आपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख के सोचोगे कि यार मेरे को इतना आता है, ये आता है, बट एक्चुअल जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपके कोड को मैनेज करना आपको आना ही पड़ेगा। और एक खुद का कोड मैनेज करना ही नहीं, बाकी दूसरों के साथ में आपका कोड सिंक करना, उनको एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नया कोड बनाना, पता नहीं कितने चेंजेस होते हैं हर समय, उनको अडेप्ट करते हुए। मान लो आपको और आपके कलीग को दोनों को कुछ कोड मिला है, उसने थोड़ा सा कोड लिखा, आपने भी थोड़ा सा कोड लिखा। अब आपको बार बार उसको मैच करना पड़ेगा कि यार उसने ये लिखा है, वो उससे मेरा कोड सिंक तो करेगा नहीं करेगा, ये सब आपको बार बार चेक करना पड़ता है। तो अगर SCM टूल जैसे टूल्स नहीं होंगे तो आप उसको मैच भी नहीं कर पाओगे नॉर्मली। तो इसलिए आपको SCM टूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। तो इसलिए मैं आपको लिनक्स सिखाने के बाद में सीधा SCM की तरफ लेके आ रहा हूँ। बीच में पाइथन वाली चल रही है। पाइथन तो इसलिए ताकि आपकी थोड़ी प्रोग्रामिंग स्किल्स बने, बाकी आगे जाके मैं पाइथन और SCM को भी एक साथ ऐसे कनेक्ट करूँगा। अभी तो पाइथन में हम बहुत लो लेवल पे पढ़ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद में उसमें थोड़े से अच्छे लेक्चर्स भी आने वाले हैं जिसमें हम थोड़ा डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा बेसिक चल रहे हैं, फॉर लूप क्या होता है या फिर पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, इन सब में तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है। अभी 5-10 वीडियो के बाद में हम उसमें एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे पाइथन में। तो जब तक हम SCM भी हमारा टूल SCM भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नया बनाएंगे, एक नया मान लो एक अच्छी तरह से कोड मैनेज करना सीखेंगे। तो गाइज़ आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि SCM टूल्स की नीड क्या है। हमको एक बड़े लेवल पे या एक कंपनी लेवल पे हमको बहुत सपोर्ट करता है SCM टूल्स। अब हम देखने वाले हैं कि SCM टूल्स में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे VCS, CVCS, DVCS, ये क्या होता है। तो VCS होता है, एक मिनट में इनकी फुल फॉर्म्स लिख देता हूँ। सो आप मान सकते हो VCS स्टैंड्स फॉर वर्जन
कंट्रोल सिस्टम। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये अब जैसे मैंने इसको लिख तो दिया, बट वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप ऐसे मान सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, मान लो आपने एक फ़ाइल थी ये बनाई, तो आपने इसको स्टार्ट में क्या कर दिया, इसको बोल दिया चलो मैं इसको एज अ वर्जन 1 मानता हूँ, ठीक है। उस फाइल को एज अ सेव किया और उसको वर्जन 1 के नाम से सेव कर दिया। उसके बाद में आपने उसको दूसरी फाइल बनाई, वही फाइल है ये, बट इसके अंदर आपने कुछ ऐड कर दिया। मान लो आपने इसमें कुछ कोड और ऐड किया और आपने इसको सेव करते समय, मतलब उसमें कुछ टूल्स होते हैं, उसमें हम कमिट्स करते हैं, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपने कमिट करते समय इसको वर्जन 2 मान लिया। ऐसे ही फिर आपने और अब आगे वाला कोड क्या है, वो ये है। अब इस कोड पे मान लो ये डे 2 था, अब डे 3 में आपने वही कोड लिखा एंड इस कोड में आपने एक और चीज़ अपडेट कर दी, आपने कोई नया और अपडेट कर दिया। ये मान लो ये एक नई लेवल बना दी और आपने फिर इसको नाम दे दिया वर्जन 3। ऐसे ही 4th दिन आपने क्या किया, 4th दिन आपने ये जो पर्टिकुलर कोड था इसी को अपडेट कर दिया और अपडेट करके क्या किया कि थोड़ा सा कोड इसमें से रिमूव कर दिया। मान लो आपने ये वाला पार्ट, मैं ऐसे ही काट रहा हूँ कुछ भी, तो ये पार्ट आपने हटा दिया और इसकी जगह आपने मान लीजिए आपने ये एक बीच में एक रेक्टेंगल मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, तो आपने अब इसको चेंज करके ये कोड बना दिया, थोड़ा सा कोड हटा के नया बना दिया और इसको आपने वर्जन 4 बना लिया। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप आपके कोड को एज अ वर्जन वाइज सेव कर रहे हो, या वर्जन वाइज आपका अपने आप सेव हो रहा है कमिट के हिसाब से। तो अब आपको मान लो कुछ भी चेंजेस करने होते हैं। अब आपको पता चला कि यार मैंने सेकंड डे जो चेंज किया था उसमें मैं उसी से मैं एक नई फाइल भी बना सकता हूँ या दूसरा कोड भी बना सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अब वर्जन 2 उठाओ, वो वर्जन 2 उठा के, मतलब वर्जन 2 आपने लिया, इसकी बस आपको उसी समय आप उसके आगे से भी स्टार्ट कर सकते हो, कंट्रोल C कंट्रोल V, आपका वर्जन 2 था। अब आपने इसी वर्जन 2 में, मान लो ये वर्जन 2 था, इसी के अंदर आपने चेंजेस कर दिए। ये आपने इसके ऊपर, ये मान लो आपने एक नया कोड बना दिया और इसको आपने कुछ भी नाम दे दिया। मान लो आपने इसको 2 को ही अपडेट किया, तो आप इसको मान सकते हो वर्जन 2.1, या वर्जन 2.1 वो हो गया तो वर्जन 2.2 आपने इसको वर्जन 2.2 दे दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो, VCS टूल्स वो टूल्स होते हैं जो आपको वर्जन वाइज आपके कोड को सेव करने में हेल्प करते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे कि VCS के अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या है, कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ऐसे टूल्स जो आपको वर्जन्स, आपके अलग अलग कोड के अलग अलग वर्जन्स बनाने में हेल्प करते हैं, जो हम आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। ऐसे ही होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, ऐसे ही होता है एक सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, CVCS। सो आप उसको बोलते हो CVCS। सेंट्रल VCS। अब VCS आपको पता है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो आप मान लो बस इसका आगे मैंने सेंट्रल लगा दिया। हाँ, ये सेंट्रल लग गया। CVCS मतलब सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो अब सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, अब आप मान लो, आपके लिए मैं सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम मान लेता हूँ। मान लो आपका एक VCS टूल था, ये मैंने बताया था मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं। तो एक ये मान लो एक फर्स्ट डेवलपर, ये सेकंड डेवलपर, ये थर्ड डेवलपर, तीनों डेवलपर है, वो खुद के VCS टूल्स हैं, मतलब वो खुद अपने VCS टूल्स पे काम कर रहे हैं। तो ये मान लो VCS टूल है, ये भी एक VCS टूल है, मतलब वो अपने खुद के लेवल पे वर्जन्स बना रहे हैं अपने अपने कोड के, ये भी अपने अपने कोड का। तो 3 डेवलपर 1, 2 एंड 3, और ये तीनों अपने अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम करते हैं।
अब ये पर्सन आप अपने कोड का वर्जन बना लिया, इसने अपना बना लिया, इसने अपना बना लिया, लेकिन अब इन तीनों को एक दूसरे के कोड के बारे में कैसे पता चलेगा? पहले तो कि इसने कौन सा कोड लिखा है, इसने क्या चेंजेस किए, ये क्या, तो ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक होता है एक सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसको आप आगे मैं बताऊँगा, इनके टूल्स बताऊँगा कौन कौन से होते हैं। तो ये CVCS होता है। तो एक होता है सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिससे बाकी सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। तो मान लो इस फर्स्ट पर्सन ने जो भी चेंजेस किया वो इसको क्या करेगा, उसको CVCS पे अपलोड कर देगा। ऐसे ही सेकंड वाला भी अपने कोड को इस पे अपलोड कर देगा, थर्ड वाला भी इस पे अपलोड कर देगा। तो इसी कोड के मतलब इन तीनों के कोड इस CVCS पे रखे हुए होंगे। अब मान लो कि थर्ड वाले को चेक करना है कि फर्स्ट वाले ने क्या बनाया है, तो वो फर्स्ट वाले के कोड को डाउनलोड कर लेगा और चेक कर लेगा, अच्छा इसने ये बनाया है। तो ऐसे मान लो कि एक सेंट्रल जगह हो गई, जहाँ पे सारे वर्जन जितने भी आपके कलीग्स हैं काम करते हैं, सबका कोड उस जगह पे रहता है और सब उस कोड से सिंक करके चेक कर सकते हैं कि यार इसने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसा ये चेंजेस किया, मैं ये चेंज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो वो होता है हमारा CVCS, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वैसे VCS टूल ही होता है CVCS भी, बस वो सेंट्रल है, मतलब तो बहुत सारे डेवलपर्स उस पर अपना कोड डाल रहे हैं, मतलब वो एक सेंट्रल जगह हो गई जहाँ पे आपको सारे कोड मिल सकते हैं, तो इसलिए बस उसको CVCS बोल दिया। बाकी वो होता है एक VCS टूल ही है, कुछ अलग नहीं होता उसमें। सब कुछ जो VCS टूल में फंक्शनिंग होती है वही उसमें होती है, बस वो एक ऐसे मान लो एक सेंट्रल जगह बना दी। एक होता है DVCS, जैसे ये C बताया था मैंने, ऐसे होता है एक DVCS जो होता है, D का मतलब बताता हूँ, VCS सेम है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, VCS। तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देता हूँ, वर्जन कंट्रोल सिस्टम आगे का है ही। तो DVCS क्या होता है? DVCS आप मान सकते हो कि दो डेवलपर काम कर रहे हैं, ये एक डेवलपर, ये सेकंड डेवलपर। तो अब कई बार क्या होता है कि सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम तो चलो ठीक है, ये मान लो कि एक सेंट्रल हो गया जहाँ पे सभी देख सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही मतलब ऐसे चाहते हैं कि एक दूसरे का कोड बस वो इन दोनों के बीच में ही हो, पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र ही हो, ठीक है। या फिर मान लो कई जगह पे आपको CVCS नहीं है, छोटा ग्रुप है, आप चाहते हो कि यार एक दूसरे के PC में डायरेक्ट ही हम कोड ट्रांसफ़र कर दें, तो उसके लिए होता है DVCS टूल, डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ये सब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के बारे में आपने देखा होगा, जो पीयर टू पीयर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सारे। तो इसमें क्या होगा कि आपने आपकी जो भी आपका वर्जन कंट्रोल था, आपकी जो भी रेपोजिटरीज थी, ये वर्ड मैंने अभी लिया है रेपोजिटरीज, जो मैं आगे बताऊँगा क्या होता है, बट अभी आप ऐसे मान लो कि कोड है, तो ये एक दूसरे को पीयर टू पीयर कोड ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि इसने जो कोड बनाया है उसको पहुंच जाएगा और उसका इधर, और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, सिंक में रहेंगे। तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम से देख सकते हैं। इसके अलावा हो गया डिफ टूल एंड मर्ज टूल। सो डिफ टूल क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक वर्जन बना दिया किसी कोड का, फिर दूसरा वर्जन कोड का बना दिया, ऐसे तीसरा वर्जन बना दिया। अब आप चाहते हो कि यार वर्जन 2 और वर्जन 3 में मैंने क्या चेंजेस किए, क्या एक्स्ट्रा ऐड किया या कितना रिमूव किया, तो वो चीज़ हम इससे देख सकते हैं। मतलब वर्जन 2 और वर्जन 5 के बीच में क्या डिफरेंस है, कितनी लाइन ऐड हुई, कितनी लाइन रिमूव हुई, किस लोकेशन पे क्या फ़ाइल थी, क्या नहीं थी। तो जो भी अगर आपको चेक करना है कि वर्जन वाइज क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके कोड में, जैसे मान लो आपने अगर 50 वर्जन बना दिए और आप देखना चाहते हो कि यार 45 में मैंने ये चेंजेस किए थे, 44 में ये, 43 में ये, अच्छा ये इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस चेक करना है कोड के बीच में, वो आप डिफ टूल से देख सकते हो। डिफ टूल से देख सकते हो। एंड मर्ज टूल एक मतलब इसके लिए आपको थोड़े से गिट के कॉन्सेप्ट पता, मतलब जो भी होते हैं हमारे गिटहब के थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होंगे, तब आप पता कर सकते हो। बट अभी स्टार्टिंग स्टेज पे आप ऐसे मान लो ये 2 कोड है, एंड ऐसे मान लो कि ये एक कोड था, ये दूसरा कोड था,
अब आपने एक ही लोकेशन पे दोनों में कोड लिख दिया और वो दोनों एक दूसरे को सिंक नहीं कर पा रहे, इन दोनों में कुछ एरर आ रहा है या दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पा रहे। आगे जाके आपको पता चलेगा कि हम दो कोड को एक दूसरे के साथ मिक्स भी कर सकते हैं या फिर सिंक करा सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो हमको मर्ज टूल उसमें हेल्प करता है कि मान लो कभी ऐसे मान लो ये फाइल और ये फाइल दोनों फाइल सेम है, इसमें भी कुछ कोड लिखा हुआ इसमें भी है, अगर हम दोनों को मर्ज करेंगे या इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तब ये दोनों मिल भी नहीं रहे और आप इसको मतलब, और कई बार ऐसे मान लो इन दोनों से आपको एक चूज़ करना है, तो उसमें आपको ये मर्ज टूल हेल्प कर सकते हैं। मर्ज टूल आपकी जो मर्ज कन्फ्लिक्ट्स होते हैं आगे जाके, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है या फिर मैं भी आपको एग्जैक्टली बता भी नहीं पाऊँगा मर्ज क्या होता है, बट आप मान लो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं इसमें। जब आप गिट आगे थोड़े देखोगे तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए हमको मर्ज टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आप इसको ऐसे मान लो क्वेश्चन मार्क लगा दो इसके आगे कि अभी आपको इतना क्लियर नहीं है, बट आगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मर्ज क्या होता है। मर्ज को हटाने के लिए हम मर्ज टूल की हेल्प लेते हैं। ऐसे और भी टूल्स होते हैं, GUI टूल्स होते हैं जिनसे आप ग्राफिकली देख सकते हो कि ऐसे आपका पूरा कोड मैनेज ऐसे हो रहा है। ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं, GUI टूल्स भी आते हैं जो हम आगे देखेंगे। सो गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही था। आज हमने मेनली देख लिया SCM क्या होता है और SCM से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में एंड SCM से रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमने आज देख लिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड आपको पसंद आया होगा। सो गाइज़, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ये वाला ट्यूटोरियल लिनक्स वाले से भी थोड़ा अच्छा होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस के साथ देखना। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।